दुख का अधिकार। मैं आज आपके सामने आपको इसी की व्याख्या करूँगा, दुख का अधिकार। ये दुख का अधिकार है क्या? तो सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है? मेरी आवाज़ पहुँच रही है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। देखो, कोई भी साहित्य के अंदर में, जिसको हम अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं, जो भी कहानियाँ, कविताएं, नाटक, लेख, निबंध, विषय पर कुछ भी, तो उसमें कुछ है नहीं, उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। समझने पर वो पूरा का पूरा चीज़ जो है वो उतर जाता है, वो आत्मसात हो जाता है। जैसे दुख का अधिकार, अब सिर्फ हम ये समझ लें कि यहाँ पर जो लेखक है वो कहना क्या चाह रहे हैं। दुख का अधिकार इन्होंने शीर्षक दिया है, लेकिन इस शीर्षक से वे कहना क्या चाह रहे हैं, समाज को क्या देना चाह रहे हैं। कवि और लेखक ये दोनों जो है कि नहीं, वो समाज को कुछ दिशा देते हैं, ये समझना है आपको, और बहुत आसान है। तो इस लेख के जो रचयिता है यशपाल, एक जाना पहचाना नाम है, एक बहुत बड़ा हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े हस्ताक्षर है ये, और इनकी बहुत सारी कविताएं, कहानियों के संग्रह जो है वो पार्टी कॉमरेड है, देशद्रोही है, बहुत सारे नाम से है, फूलों का कुर्ता है ना, और भी नाम याद पड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से उनकी अपनी एक आत्मकथा है, सिंहावलोकन जिसको हम बोलते हैं, वो सब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, सब कुछ हुआ है। ये कवि का एक संक्षिप्त जो है कि नहीं परिचय है। इस कहानी में, इस आलेख में, दुख का अधिकार, इसमें कवि जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं? कवि एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, वो उसे आप बहुत ध्यान से समझिए कि वो क्या है। वो ये है कि जो हमारा समाज है, अभी देश है, देश में रहते हैं, है ना, देश में फिर एक छोटे छोटे जो है कि बस्ती होते हैं, कस्बे होते हैं, टोला होता है, मोहल्ला होता है, और जहाँ हम रहते हैं मतलब वो उस पूरा परिवेश जो है एक समाज कहलाता है। उस समाज में हर वर्ग के लोग होते हैं, हर विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कवियों ने या लेखकों ने समाज को अपने हिसाब से उनको दो प्रकार से बांटा है। उनका जो वर्गीकरण किया है, उसको हम आप साइंस वगैरह में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, तो उसका जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दो तरह से किया। एक है अभिजात वर्ग, एक है निम्न वर्ग। अब ये अभिजात वर्ग और निम्न वर्ग क्या है, इसको मैं आपको समझाऊं। यानी साधारण भाषा में अमीर गरीब दो वर्ग होते हैं। अमीर की परिभाषा, कितना बड़ा अमीर, तो मैं आप हम सब दानापुर में हैं, तो दानापुर के परिवेश में ही इस अमीर की कल्पना करेंगे, नहीं कि दिल्ली और बॉम्बे में बैठे हुए किसी अमीर की बात समझ जाएंगे। तो वो वर्ग जो है, तब हमको समझ में आएगा कि मेरा जो वर्ग है उसमें अभिजात वर्ग कितना है और कैसा है, और निम्न वर्ग कितना है और कैसा है। अभिजात वर्ग की सोच क्या होती है, निम्न वर्ग की सोच क्या होती है, फिर दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, है ना। इसी को एक लेखक या एक कवि अनुभव करता है, और उस अपने अनुभव को वो कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, लेख के माध्यम से, निबंध के माध्यम से समाज को फिर वो सौंप देता है। तो उसी प्रकार से जो है यशपाल ने एक लेख लिखा, एक कहानी लिखी, दुख का अधिकार, और उस कहानी के माध्यम से उसने समाज को एक दर्पण दिखलाया है। अब वो क्या है, उसको आप आगे, मैं इस कहानी को पढ़ रहा हूँ और समझाता जाऊँगा, उसको आपको समझना है। देखो कवि क्या कहता है, वो हमेशा याद रखना जो मैंने एक भूमिका बताया, अभिजात वर्ग यानी कि उच्च कुल वाले लोग, और निम्न वर्ग, एक गरीब परिवार, एक अमीर परिवार का जो कंसेप्ट होता है, जो मैंने सिंपल सा दिया है, वो आपके ध्यान में रहना चाहिए।
अब आइए देखें कवि क्या कहता है। किताब आपके सामने खुली है, उस लाइन को आप देखें जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, और फिर उसके हिसाब से आप उसको समझते जाएंगे। यहाँ यशपाल ने लिखा है कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक कहते हैं वस्त्र को जो हम पहनते हैं। तो ये जो हमारा पहनावा है, ये पहनावा हमें अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग डिवीजन में बांट देता है, वर्ग में बांट देता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा भी निश्चित करता है। ये पोशाक है ना, जिसने जैसा पहना है ना, उसके हिसाब से उसका दर्जा जो है माना जाता है। आप एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि बहुत सारे सीरियल्स वगैरह आपने जो है ऐतिहासिक आपने देखा होगा, जिसके अंदर एक राजा होता है। तो राजा का वस्त्र जब वो सिंहासन पर बैठा होता है, उसके सामने उसकी प्रजा होती है, उसका वस्त्र, उसके बगल में जो है खड़े उसके जो मंत्री होते हैं, है ना, उनका वस्त्र, सब में एक अंतर होता है। उसी चीज को, वही चीज है लेखक ने उठाया है कि प्रायः जो पोशाक है, जो हमारा पोशाक जो है ना, एक्चुअली उर्दू वर्ड, ये उर्दू शब्द है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। बहुत टाइम होता है, बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं, पोशाक हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और इस पर मैं आपको एक छोटी सी घटना भी सुनाऊंगा कि एक सज्जन थे, बाद में मगर बता दूंगा कि वो सज्जन कौन थे और वो घटना उनके साथ क्या घटी। वो एक सेमिनार हो रहा था, उस सेमिनार में वो सज्जन जो है उनको न्योता मिला था, और वो न्योता ही नहीं, वो उस सेमिनार के मुख्य अतिथि थे उस सेमिनार में। लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति थे, साधारण पोशाक पहनते थे। वहाँ चले गए तो गेट पर जो है उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। जो दरबान था गेट पर, उसने साहब कहा आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है इसका मुख्य अतिथि मैं ही हूँ, इसका कहा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन आपका दुनिया, आपका जो लिबास है, आपका जो पोशाक है, वो ये बात से स्पष्ट हो रहा है कि आप यहाँ के लिए आमंत्रित नहीं है, आपको नहीं जाना। तो वो वापस हो जाते वो सच्चा, और वापस हो कर करके कुछ देर सोचा, और एक बड़े से लॉन्ड्री में, एक बड़ा जो लॉन्ड्री में होता है जहाँ महंगे कपड़े धुलते हैं, वहाँ जाता है, और वहाँ जाकर उससे बोलता है भाई मुझको इस तरह की चीज़ जगह पे जाना है, और उसके हिसाब से अगर किसी का कपड़ा धुला हुआ वैसा कीमती आपके पास है तो मुझे तो उसके जो भी पैसे किराया लगेंगे मैं आपको दे दूँगा, उसके धुलाई के पैसे दे दूँगा, आप मुझे 2-3 घंटे उसको पहनने हैं, एक विशेष जगह जाना है। तो लॉन्ड्री वाले ने अपने नाप का एक कपड़ा जो है उसको दे दिया, उन्होंने पहना, वो फिट आ गया। अब फिर वो वहाँ पहुँच गए, और रिक्शे से उतरने के बाद जब गेट पर जाते हैं तो वही तो दरबार जिन्होंने उनको इसके पहले अंदर जाने से रोका था, वो उनको ऐसे नमस्ते करता है और कहता है कि आप अंदर जाइए। वो चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हुआ कि भाई आप मुख्य अतिथि महोदय आ गए, उन्होंने उद्घाटन किया, सब कुछ हुआ, जो वहाँ का प्रक्रिया था, वाचन जो भी हुआ सब समाप्त हुआ। उसके बाद बहुत सारे जो है कि भोजन थे लगे हुए बहुत अच्छे, तो उन्होंने जो है वो उठाया, लोग सब जो खा रहे थे, आप कपड़े को खिला रहे थे, अपने वस्त्र को कह रहे थे दिखाओ। तो वहाँ तो पूरी भीड़ जो है बहुत परेशान हो गई कि ये क्या कर रहे हैं। तो लोगों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई कि अभी मैं जिस वस्त्र में हूँ, इसके पहले मेरा पोशाक अलग ढंग का था, मेरा जो अपना दैनिक पोशाक है मैं उसी पोशाक में था, लेकिन मुझको इस सेमिनार के अंदर, इस गेट से अंदर आने नहीं दिया गया। लेकिन जब मैंने अपना पोशाक बदला तो मुझे प्रवेश मिल गया। तो मतलब की कीमत जो है वो मेरी नहीं है, वो मेरे पोशाक, इसीलिए मैं पोशाक को भोजन करा रहा हूँ। तो वो जो सज्जन थे, तो लोगों ने जो है बहुत शर्मिंदगी महसूस की, लोगों ने इस बात पे चर्चा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पोशाक जो है उसकी परिभाषा यही है। तो मुझे कुछ अड़चने भी आती हैं, कुछ बंधन भी आते हैं, और वो जो सज्जन थे उनका नाम मैं बता दूं,
कि आज आपने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है, महाविद्यालय, उसके जो संस्थापक सर सैयद अहमद खान, ये वही व्यक्ति थे जिनको ये चीज़, ये एक प्रकार का नाटक करना पड़ा। तो पोशाक जो है उसके कारण हम बहुत सी से रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं और बहुत से खुले हुए रास्ते हमारे लिए बंद हो जाते हैं। ये लेखक ने बताने की कोशिश की है। अब देखिए कहानी का निचला हिस्सा है। आइए, बाजार में फुटपाथ पर, फुटपाथ कहते हैं मेन मुख्य जो मार्ग सड़क होता है उसके बाद जो रास्ता जिस पर लोग पैदल चलते हैं, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जा रहे हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छुपाए सिर तो घुटनों पर रख पपक कर रो रही थी। लेखक कहते हैं वो एक दृश्य है बाजार का, है ना, कोई और उसने फुटपाथ पर एक औरत जो है कुछ खरबूजे डलिया में रखे हुए हैं, कुछ जमीन पर उसने नीचे कुछ बिछा रखा है रखे हुए, वो बेचने के लिए बैठी हुई है। औरत जो है वो है ना प्रौढ़ है, उम्र दराज है और बिक्री से ज़्यादा वो जो है रो रही है, वो विलाप कर रही है। और सामने जो भी दुकानदार है, लोग हैं, वो सब जो है उस दृश्य को देख रहे हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे हैं, लेकिन उस औरत को देख कर करके बाजार के लोग जो बातें कर रहे थे, है ना, वो बहुत ही नफरत से भरा हुआ, घृणा से भरा हुआ। वो बातें क्या हो रही थी आगे, उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। और ये सब बातें कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि लोग ऐसा कर रहे थे। लेखक यहाँ वही चीज बता रहे हैं कि उस स्त्री का रोना देखकर उसका रोना किसको दिखा? लेखक को भी दिखा। मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? लेकिन लेखक उसके रोने का कारण जानना चाहते हैं। कैसे जाने? लेखक का भी कपड़ा, लेखक का भी पोशाक समाज में उच्च स्तर का था और लेखक भी कहीं ना कहीं संकोच में था कि मैं कैसे जाकर के उस बूढ़ी औरत से पूछूं मेरा रुतबा और उसका रुतबा, मेरा स्टेटस उसका स्टेटस। तो ये सामने में आ रहा था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। लेखक को भी लगा कि मेरे जो कपड़े हैं, ऐसी स्थिति में हम वहाँ जाए बैठ करके बात करें तो हजार लोग फिर मेरे बारे में क्या बात करेंगे। ये बातें हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और क्या बेहया दुकान लगा के बैठी। हुआ क्या था कि वो जो बूढ़ी औरत है, 2 दिन पहले उसका एक जवान बेटा जिसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे और एक घटना के दौरान जो है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। वो बचता नहीं है, वो आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वही एक लड़का उस कुंबे का, यानी 2 औरतें, 2 बच्चे और एक वो अपने स्वयं, इतने जो है 5 लोगों के परिवार का वो अकेला कमाने वाला लड़का था जो संसार में नहीं था। अब कमाई कौन करेगा? और उसके जो मृत्यु हुई उसने उसके सारे पैसे, सारा घर का धन जो बचा हुआ था वो खत्म हो गया। जब तक धन आएगा नहीं, रुपया पैसा आएगा नहीं, पेट कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? इसके लिए वो कमाने के लिए बैठ गए। लेकिन समाज जो है वो किस रूप में देख रहा है, उसको यहाँ पर लेखक ने बताने की कोशिश की। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। उसके बारे में कहा, उस औरत के बारे में कहा। दूसरे ने सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की कीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। वो व्यक्ति किसके बारे में कह रहा है? उसी बूढ़ी औरत। और वैसे ही उस तरह की उस निम्न वर्ग के जितने भी लोग हैं सबको उसने जो है कि निशाने पर लिया और ये कह रहा है, अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धन ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी ये सारे रिश्ते भूल जाते हैं किसके आगे? रोटी के टुकड़े के आगे। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा,
परचून की दुकान समझते हैं, ये शब्द आपके लिए नया होगा। आपने कभी सुना है कि परचून की दुकान से जाकर के ये चीज लाया है? नहीं सुना। परचून की दुकान उसे कहते हैं, ये पुरानी जो है कि नहीं भाषा है, सामाजिक भी है और सरकारी भाषा भी है, लेकिन जिसे आप आज की भाषा में जनरल स्टोर कहते हैं। आप समझ आ रही है? जनरल स्टोर, उसे ही परचून की दुकान कहा जाता था। जहाँ एक बार दुकान पे गए तो सारा सामान वहां मिल गया, तो वही है परचून की दुकान। परचून की दुकान में बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान को तो ख्याल रखना चाहिए। ये वो कह रहे हैं, उसका मर गया, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन दूसरे का, उसके मरने से दूसरे को जो कष्ट हो रहा है, इस बात का ध्यान उसको रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, और वो यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। तो लाला जी कह रहे हैं कि बेटा जवान मर गया है, उसको 13 दिन घर से निकलना नहीं चाहिए, वो प्रक्रिया जो है सूतक कहलाता है, और उस स्थिति में जो है ये चली आई है कमाने के लिए, तो इसका ध्यान उसको रखना चाहिए। छुआछूत जो भी प्रक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत उसने ये कहा। 1000 आदमी आते हैं जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई उसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है, सब बेकार हो जाएगा, सब अपवित्र हो जाएगा। ये वो लाला जी कह रहे हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। इसका, उस बूढ़ी औरत का जो वहां खरबूजे बेच रही थी फुटपाथ पे। घर में उसकी बहू और पोता पोती। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा हर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता है। कछियारी करना, ये समझिएगा, ये खड़ी बोली की भाषा है और पहाड़ी इलाके में बोला जाता है। लेखक भी जो है संभवतः उसी क्षेत्र से आते हैं, तो अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हर लेखक, हर कवि अपनी कविता या कहानी में करता है। कछियारी कहते हैं खेती, छोटा मोटा खेती करना, तो कम जमीन में जैसे सब्जी उगाना है ना, एक कट्ठा, 4 कट्ठा, 6 कट्ठा जमीन है और उसमें जो है सब्जी उगाते हैं, एक सब्जी हटा फिर दूसरा लगाया, फिर दूसरा हटा दूसरा लगाया, तो ये सब्जी वगैरह फल छोटे छोटे होते हैं, खीरा, कद्दू, ककड़ी, इस तरह की चीजें उगाना, उसे जो है ना पहाड़ी भाषा में कछियारी कहते हैं। तो कभी वहाँ ये लेखक कहता है कि लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का श्रम सौदे पर बैठ जाता था, कभी मां बैठ जाती थी। डलिया जिसने खरबूजे तोड़ के खेत से अब भर कर करके लाया, वहां पे रखा, आप बैठ गया। जो दिन भर खरबूजे काटता था, बेचता था, कहीं पूरे बिकते थे, उससे जो आमदनी होती थी उससे परिवार का निर्वाह हो रहा था। लेकिन अब घटना क्रम, एक घटना क्या है, घटनाएं कभी भी घट सकती है, मुसीबतें कभी भी आ सकती है, वो न्योता नहीं देते हैं। तो उस, अब देखिए यहाँ क्या होता है उस घर के अंदर में, और कभी अगर वो लड़का बेचने के लिए नहीं बैठा, खेत में काम कर रहा है, तो वो सामान पहुंचा देता था, फिर जो उसकी माँ है वो बैठ के बेचा करती थी। एक दिन की घटना ये है कि लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा, गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस दिया। खरबूजे की बेल, बेल के समझते हैं ना, लता जिसको कहते हैं, टेंड्रिल, आपको साइंस में बायो वगैरह में बॉटनी में पढ़िएगा टेंड्रिल, तो उसको जो है उसमें वो खोज रहा था, वो उसमें जो है कि नहीं, और उसमें एक सांप बैठा था पहले से, उसने उस सांप ने उस लड़के को डस लिया, काटा, डर मारा। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर, यानी पागल होकर, जो कहते हैं ओझा को बुला लाई। किसको बुला लाई? ओझा। पहले जमाने में होता था भाई, सांप काटा है या कोई कीड़ा मकोड़ा काटा है तो उसको जो है ठीक करने के लिए ओझा दुनिया आते थे। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। उस लड़के का नाम, उस बूढ़ी औरत के बेटे का नाम, जिसको सांप ने डसा, उसका नाम था भगवाना। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला, सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सांप ने जो काटा था उसकी जहर से उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? अब लेखक
तीसरे इसमें आ रहा है, परिदृश्य में आ रहा है। क्या होता है कि वो औरत उसके बेटे के इलाज में सारा जो कुछ भी था सब चला गया, इलाज तो हुआ नहीं। वही ओझा गुनी आए, लेकिन ओझा गुनी पंडित जो भी आए वो जो कुछ भी था सब उठा करके ले गए उसके दान दक्षिणा के नाम पर। अब उसके पास कुछ नहीं था, अब कोई वो धनवान था नहीं, कोई बहुत पैसे वाले तो वो था नहीं, रोज कमाना रोज खाना, है ना। उस परिवार के लिए इस तरह की स्थिति बहुत विकट होती है। तो यही चीज हुआ उस परिवार के साथ भी, उस औरत के साथ भी। अब क्या होता है कि अब तो उसका दाह संस्कार करना है, अंतिम प्रक्रिया पूरी करनी है। तो जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए ये सवाल उठा। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना दिख जाए। छन्नी ककना भी वो भी वही खड़ी बोली जो है, पहाड़ी बोली का मतलब है ना। वो जो हाथ में जो औरतें गहने पहनती हैं छोटे पतले पतले, उसे ही छन्नी ककना कहते हैं, है ना। तो अब उसको गिरवी रखो, उसको किसी के यहाँ उधारी में डालो, उससे जो पैसे आएंगे उस पैसे से उसके उस मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाएगा, उसके लिए कफन लाया जाएगा, उसके लिए लकड़ी जुटाई जाएगी, फिर लोग उसको होंगे चंदन, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं ये सब करना होगा, कर कर लेकर करके जाना होगा और वहां जाकर उसका संस्कार करना होगा। वहां भी दान जो है कि नहीं देना है, बहुत सारी प्रक्रियाएं धार्मिक रूप से होती है ना। तो ये सब जो है पूरा करना है। अब उसके लिए उधारी को लेना ही पड़ेगा। भगवाना पर लोग चलाएंगे, लेखक क्या कहता है, वो तब पर लोग चलाएंगे, स्वर्ग में चलाएंगे, वो तो मरेगा। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। अब बाकी शेष जो भी धन के रूप में उसके पास घर में बचे थे वो उसके अंतिम विदाई में सब चला गया, अब कुछ नहीं बचा। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, बहू का दिन बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे को बिना बुढ़िया के दोनी चवन्नी कौन उधार देता। अब क्या होता है, ठीक है भगवान तो संसार से चला गया, उसकी सारी प्रक्रियाएं कर दी गई, सब कुछ हो गया। अब जब इन सारी चीजों से जब लोग घाट से लौट कर करके आते हैं, शमशान घाट से लौट कर करके आते हैं, घर का परिवेश जो भी अगल बगल पास पड़ोस वाले होते हैं सभी जिनको जाना है सभी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। शेष कौन बच जाता है, जो परिवार के अंदर में है, जो घर के अंदर में है, जिसका खोया है वही बच जाते हैं। खुद रोना है, खुद आंसू को पोंछना है, यही हिसाब है इस धरती का। वैसी परिस्थिति में जो है वो क्या करता है ना, बच्चे तो ठीक है जितना देर रोना था रो लिए, जितना देर भूख सहना था सह लिए, लेकिन क्या एक लंबे समय तक भूख सह लेंगे, बच्चे रोएंगे। अब बच्चों ने डिमांड शुरू किया, मांग शुरू किया कि भाई मुझे भूख नहीं है। तो बच्चे को भूख से बचाने के लिए उसकी दादी ने यानी भगवाना की माँ ने उन्हें कुछ खरबूजे काट करके दिए कि लो इसे खा। बच्चे को खाने लगे, लेकिन जो उसकी बहू थी यानी भगवाना की जो पत्नी थी, बच्चों की जो माँ थी, उसका शरीर जो है वो तप रहा था, बुखार था। अब उसको तो खरबूजे नहीं दिए जा सकते और घर में इतने पैसे नहीं थे कि अब वो उससे जाके कुछ भी भोजन सामग्री लाए, ला करके बनाए, चावल है, दाल है, आटा है ना, कुछ भी कुछ नहीं बचा था, सब कुछ खत्म था। अल्लाह कर बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली और चारा दिया। तब वो क्या करती है, जो खरबूजे बचे हुए थे, जो बिके नहीं थे, शेष खरबूजों को उसने फिर से डलिया में रखा और कहाँ पहुंच गई, बाजार में, कि ये अगर आज बिक जाएंगे तो इससे जो पैसे आएंगे उस पैसे से बहू के लिए कुछ दवा दारू का भी इंतजाम हो जाएगा और घर में बच्चों के लिए भोजन पानी का भी इंतजाम। ये सोच कर करके, जबकि परंपरा के अनुसार 13 दिन उस घर से किसी को निकलना नहीं चाहिए। जब जो रिचुअल्स है, जो तरीका है, जो होता है, लेकिन उसको उस मजबूरी के अंतर्गत निकलना पड़ रहा है। तभी वो फुटपाथ पर जाके बैठा उसी स्थान पर जहाँ प्रतिदिन उसका बेटा और वो बारी बारी से बैठा करते थे और बेचा करते थे और सारे दुकानदार उस फुटपाथ के उसको जानते थे। फिर वो वहाँ वो औरत आ गई। अब सबको ये बात पता हो गई थी
कि भगवाना की मृत्यु जो है सांप के काटने से हो चुका है ना, और 13 दिन वो घर से नहीं कोई निकलेगा, उसे सूतक कहते हैं लेखक की भाषा में। वो सूतक जब समाप्त हो जाएगा तब उसको निकलना है। लेकिन बुढ़िया के साथ क्या था, एक समस्या, अगर उसके घर में पैसे नहीं होंगे तो फिर उसको, और अगर वो किसी से उधार मांगती है तो आज समाज ये है कि मदद उसी को करेगा जहां ये समझ में आएगा कि हाँ इससे हमको रिटर्न मिलेगा, तभी लोग मदद करते हैं। और विशेष रूप से पैसे के मामले में, शरीर से तो लोग थोड़ा बहुत कर भी देते हैं लेकिन धन से कोई नहीं करता है। तो उस परिस्थिति में कोई उसे उधार भी नहीं देगा, तो उसकी मजबूरी थी, वो पहुंच गई खरबूजे बेचने के लिए। अब क्या होता है, बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे गलिया में समेट कर बाजार की ओर चली और चारा भी गया था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, कहता है जो भी हो, दुनिया जो भी कहे, समाज कुछ भी कहे, मुझे खरबूजे बेचने हैं। परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए खपक खपक कर रो रही थी। लेकिन माँ है, अब परिस्थिति है, सबसे ज्यादा क्या होता है, परिस्थिति। माँ और परिस्थिति दोनों ही जो है कि नहीं उसको रोने पर मजबूर कर रही थी। और वैसे भी यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो शुरू में मैंने कहा था कि अभिजात वर्ग है ना और निम्न वर्ग। आपने बहुत सारे टेलीविजन पे आपने देखे होंगे, मैंने न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनके घरों में जब लोग उनकी मृत्यु होती है तो बहुत सारी महिलाएं और उस घर के जो भी मेंबर होते हैं या बाहर से आने वाले भी, या फिल्मों वगैरह में भी आपने देखा होगा, वो सफ़ेद सफ़ेद कपड़े कुर्ता साड़ी वाड़ी पहन लेते हैं, आंखों में चश्मा चढ़ा लेते हैं और यूँ जो है टिश्यू पेपर से पोंछते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से आम घरों के अंदर में औरतें जो है कि नहीं, हमारे आपके घरों में लोग रोते हैं, एक रो रहा है तो उसको 5 जन जो है कि नहीं चुप कराने में लगा रहता है, वैसा भी लोग नहीं रोते हैं। ये फर्क है, ये अंतर है।